हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ADEO एग्ज़ाम के लिए ग्रामीण विकास का जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें मनरेगा टॉपिक का MCQ प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ओवरऑल टेस्ट 6 है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे मोबाइल ऐप में ADEO एग्ज़ाम के लिए कोर्स चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा मनरेगा का MCQ प्रैक्टिस टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों के संदर्भ में मनरेगा योजना का प्रावधान क्या है? गांव के प्रत्येक वयस्क को 100 दिन का रोजगार, गांव के प्रत्येक वयस्क को 150 दिन का रोजगार, गांव के प्रत्येक परिवार को 100 दिन जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार, गांव के हर उस घर में 150 दिन का काम जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं। इधर भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ मनरेगा स्कीम इन टर्म्स ऑफ days of guaranteed wage employment in a financial year: 100 days to every adult in the village, 150 days to every adult in the village, 100 days to every household in the village whose adult members volunteer to work, 150 days to every household in the village whose adult members volunteer to work। पॉज कर लीजिए और अपना आंसर बताते हुए चलिए। लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको भी आप बता सकते हैं। तो आई होप आपने बता दिया होगा अपना आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है मनरेगा में कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन किसे दिया जाता है? क्या ज़बरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के बोला जाएगा कि चलिए 100 दिन का रोजगार ले लीजिए? तो ऐसा नहीं। यदि कोई वयस्क सदस्य गांव के यदि कोई वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं तो उन्हें 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के तहत। तो आई होप आपने भी यही आंसर बताया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू एम्प्लॉय डिफरेंटली एबल्ड इन द मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा के तहत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़। बताइए, पॉज कर लीजिए और बताइए अपना आंसर क्या है कि दिव्यांगों को मनरेगा के तहत में सर्वप्रथम रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले दिव्यांगों को रोजगार प्रदान मनरेगा के तहत में प्रारंभ किया और उसके बाद में मनरेगा के तहत में उसकी अनुसूची 2 में संशोधन लाया गया और फिर दिव्यांगों को भी कार्य दिया जाना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल CEGC, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, is the apex body under the Manrega. Central Employment Guarantee Council is headed by the Prime Minister of India. The tenure of the CEGC member is 2 years. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा के तहत सर्वोच्च निकाय है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। पॉज करिए, अपने से पढ़िए, हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे ऑप्शन है 1, 1, 2, 1, 2, 3, नन ऑफ द अबव।
तो पहले हमें क्या ऐसे क्वेश्चंस यदि आते हैं तो हमें यदि स्टेटमेंट बेस्ड पूरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हमने पढ़ा क्या है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने CEGC पढ़ा है, जहाँ पे हमने हितधारक पढ़े, की स्टेक होल्डर्स पढ़ा है हमने। वहाँ पे हमने कैसे स्टार्ट किया था, वेज सीकर से स्टार्ट किया था कि जो काम मांग रहे हैं। उसके बाद में इस तरह से हम हितधारक देख रहे थे, तो हमने ये देखा कि CEGC कहाँ पे है, सेंट्रल लेवल में। देख लीजिए, नाम से पता चल रहा है, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद। तो ये क्या करती है, ये सरकार को, केंद्र सरकार को रिपोर्ट तैयार करके देती है। फिर रिपोर्ट केंद्र सरकार कहाँ रखती है, तो संसद के समक्ष रखती है। मनरेगा के तहत ऐसा प्रावधान है। तो बिल्कुल, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये एक सर्वोच्च निकाय है। क्या है ये, सर्वोच्च निकाय, बिल्कुल है। अब आप ये बताइए, इसके अलावा क्या हमने कुछ पढ़ा, क्या हमने ये पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते, तो नहीं, बिल्कुल हमने तो नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हमने देखा कि उसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष है, तो हमने ये भी नहीं पढ़ा है। तो हमें ना क्या सोच, ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको क्या दिमाग में लाना है, हमने पढ़ा क्या है, हमने इतनी बार रीड किया है इसको, हमने इतनी बार पढ़ा, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 ओनली। देखते हैं हमारा ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं, ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया करो कि पहले सोचा करो कि आपने पढ़ा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस पर विचार करना है हमें, देखते हैं। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा में मजदूरी दर तय करती है। नरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी दरों का संशोधन प्रति वर्ष किया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्सेस द वेज रेट्स in Manrega on the basis of Minimum Wage Act 1948. As per the provision of the Narega Act, the revision of the wage rates are to be done annually. देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. पॉज करिए, स्टेटमेंट को पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में अपना करेक्ट आंसर टिक कीजिए। तो यहाँ पे अब ये बताइए हमने पढ़ा क्या, हमने, आपको क्या करना है कि आपने क्या पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप ये बताओ कि मनरेगा के तहत में क्या हमने कहीं पे भी ये देखा, क्या हमने पूरा इसको सेशन को कंप्लीट किया मनरेगा को, तो हमने क्या कहीं पे पढ़ा क्या, मिनिमम वेज एक्ट के बेसिस में वेज रेट्स तय किए जाते, फिक्स किए जाते कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा में मजदूरी दर तय किया जाता है। तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने तो नहीं पढ़ा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने वेज रेट्स के बारे में, जो इसमें मजदूरी दर है उसमें हमने क्या पढ़ा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना कर दिया है, 204 कर दिया है, 204 कर दिया 193 से, जो कि 193 था तो उसको क्या कर दिया गया, 204 कर दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार, यानी कि 11 रुपये बढ़ा दिया गया। जब 11 रुपये बढ़ाया गया तो उसे केंद्र सरकार ने क्या किया है, राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया है। इसके यानी कि इसका मतलब ये है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ में मजदूरी रेट कितना है, वेज रेट कितना है, तो वेज रेट है यहाँ पे 204। हमने ये पढ़ा है। जब हमने ये पढ़ा है और हमने देखा था कि हमेशा मनरेगा के तहत में अलग अलग डेटा आ जाता है कि वेज रेट कितना है, कोरोना काल में अलग, फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट में अलग। तो इसका मतलब तो ये है कि ये क्या किया जाता है, रिवाइज्ड तो किया जाता है, संशोधन तो होता है, तो संशोधन वो प्रति वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। आई होप आपने भी यही टिक किया होगा, बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों को केंद्र सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूरों के आधार पर प्रतिवर्ष अधिसूचित और संशोधित किया जाता है। प्रतिवर्ष हमें क्या ध्यान देना है, प्रतिवर्ष किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है।
फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड थिंग जो हमें याद करना है वो किसके आधार पर किया जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर्स के आधार पर किया जाता है, वो भी कब, प्रति वर्ष। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द रिवाइज्ड वेज रेट्स आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष में जो डिसाइड होता है, तो हमने क्या पढ़ा है कि 204 रुपये छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, तो 1 अप्रैल 2022 से लागू है, हमने ऐसा पढ़ा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लागू कब से होता है, तो लागू होता है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाता है, जो कि नया जो मजदूरी दर तय किया जाता है। तो बिल्कुल हमने तो ऐसा पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि CPIAL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूरों, ये कौन पब्लिश करता है, इसका प्रकाशन कौन करता है, तो लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यदि बने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए, तो आपको क्या सोचना, आपको ये नहीं सोचना अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, आपको बस जितना आपने पढ़ा है उसी में से आंसर आपका निकलेगा, कोशिश ये करना, ठीक है। आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, वेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन मनरेगा, मनरेगा में रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ आवेदन किया जाता है, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, या उपरोक्त सभी, at the ग्राम पंचायत लेवल, at ब्लॉक लेवल, at the डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया जाता है, तो बिल्कुल आपको तो रटा गया होगा, कहाँ पे जाते हैं, तो पहली इकाई क्या आती है मनरेगा के तहत में, ग्राम पंचायत आती है, तो पहली इकाई के पास ही जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, एट द ग्राम पंचायत लेवल, यहाँ पे क्या किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मनरेगा, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत कम से कम 50% लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। An act provides legal rights to adult members of the rural households. At least 50% beneficiary must be women under the act. One only, two only, both one and two, neither one nor two. बताइए क्या होगा, पॉज कीजिए, पढ़िए और सोचिए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये हमें क्या देता है, लीगल राइट्स। देख, लीगल राइट के अंडर में क्या आता है, राइट टू वर्क हमें मनरेगा देता है, कार्य करने का अधिकार देता है, लीगल राइट है जो कि, तो बिल्कुल ये तो करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या बोल रहा है हमारा, एटलीस्ट 50% बेनिफिशियरी, तो 50% लाभार्थी महिलाएं नहीं होती, तो फिर कितनी होती है मनरेगा के तहत में, एक तिहाई महिलाएं होना आवश्यक है, इसमें है ऐसा प्रावधान है। तो 1/3 विमेन होनी चाहिए, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है हमारा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 ओनली, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, कथन सत्य है पूछा है ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो 1 ओनली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, मनरेगा भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था, 23 अगस्त 2005, 7 सितंबर 2005, 2 फरवरी 2006, या 2 अक्टूबर 2009। 23 अगस्त, जैसा कि मैंने बताया, 23 अगस्त 2005, 7 सितंबर 2005, 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2009। बताइए कब पारित किया गया, तो पारित कब हुआ था, ये 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। फिर उसके बाद 7 सितंबर 2005 को क्या हुआ था, राजपत्र पर प्रकाशित हो गया था। फिर उसके बाद 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था, ये जो है पूरे देश में लागू हो गया था, और छत्तीसगढ़ में भी इसी दिन लागू हुआ कि धारा 4 की उपधारा 1 के तहत, मनरेगा की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत छत्तीसगढ़ में ये लागू हुआ था। बाकी पूरे देश में 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, तो नरेगा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, नरेगा का नाम बदल करके
MG नरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। आई होप आप लोगों को सबको ये डेट याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्या है कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कब आया था, तो छत्तीसगढ़ में आया था हमारा धारा 4 की उपधारा 1 के तहत। मनरेगा की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत छत्तीसगढ़ में आया। कब आया? तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में और बाकी पूरे देश में जो है 3 चरणों में ये लागू हुआ था। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, 3 चरणों में लागू हुआ। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला चरण था, पहला चरण कब हुआ? 2 फरवरी 2006। तो उस समय कितने जिलों में ये लागू हुआ था? तो 11 जिले थे। कौन कौन से थे? बस्तर, बिलासपुर। आई नो थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट का, वहाँ से लिया गया है। बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। तो 11 जिलों में हुआ था। फिर उसके बाद द्वितीय चरण आया। तो द्वितीय चरण कब आया? तो 1 अप्रैल 2007 को आया। कब आया? 1 अप्रैल 2007 को आया। तब क्या हुआ था कि और 4 जिलों में हुआ। कौन कौन से? कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद और रायपुर। और उसके बाद जो तीसरा चरण आया, तो तीसरा चरण कब आया? तो 1 अप्रैल 2008। कब आया? 1 अप्रैल 2008। तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, यानी कि कौन कौन से छूट गए थे? बीजापुर, दुर्ग और नारायणपुर। उस समय ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया था मनरेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ ग्राम पंचायत इन मनरेगा? मनरेगा में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? इशूइंग जॉब कार्ड्स, जॉब कार्ड जारी करना, ऑर्गेनाइज रोजगार दिवस एट एवरी वार्ड इन ग्राम पंचायत लेवल एटलीस्ट वंस अ मंथ, महीने में कम से कम एक बार हर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस का आयोजन करना, कंडक्टिंग पीरियोडिकल सर्विस टू एसेस डिमांड फॉर वर्क, काम की मांग का आकलन करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण करना, कन्वीनिंग द ग्राम सभा फॉर प्लानिंग एंड सोशल ऑडिट, योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा, जिसे हम सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा का आयोजन करना। बताइए क्या है? पॉज कीजिए, पढ़िए और बताइए कि ग्राम पंचायत का क्या पूछा जा रहा है? भूमिका पूछी जा रही। ऑप्शन में हम आ जाते हैं। क्या है ऑप्शन? सही विकल्प हमें चुनना है। क्या क्या है? 1, 1, 2, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। क्या पूछा गया? भूमिका पूछी गई ग्राम पंचायत की। तो बिल्कुल हम आवेदन करते हैं ग्राम पंचायत में और वो हमें क्या करते हैं? वेरीफाई करने के बाद जॉब कार्ड इशू कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य है कि वो महीने में कम से कम एक बार हर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस आयोजित करें। ठीक है, जिससे जानकारी, अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के लिए ये करते हैं। फिर उसके बाद काम की मांग का आकलन करते हैं और समय समय पर सर्वेक्षण भी करते हैं कि बिल्कुल, यानी कि जो भी इच्छुक हैं तो हैं कि नहीं। ये सर्वे किया जाता है, पीरियोडिकल सर्वे ग्राम पंचायत लेवल के द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। फिर क्या है? योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा का आयोजन करना। तो बिल्कुल यही तो आयोजित करते हैं, ग्राम पंचायत ही आयोजित करते हैं ग्राम सभा को। तो ये चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आपने भी यही बताया हो कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग PFMS EFMS सिस्टम अंडर द मनरेगा? मनरेगा के अंतर्गत PFMS EFMS प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें यह भी ध्यान देना है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है? सत्य है। हमारे ऑप्शन क्या है? मजदूरी भुगतान समय से करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से समस्त भुगतान बैंक, पोस्ट ऑफिस के खाते में किए जा रहे हैं। नवंबर 2016 से NEFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी सीधे भारत सरकार द्वारा अंतरित की जा रही है। उपरोक्त सभी
क्या है हमारे ऑप्शन? इट वॉज स्टार्टेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस थ्रू दिस ऑल द पेमेंट्स आर बीइंग डन इन द बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट from November 2016 through NEFMS. The payments to the laborers is being transferred directly by the government of India. All of the above. बताइए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? PFMS EFMS के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इसे चालू ही किया गया था कि जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सके, डायरेक्टली मजदूरों के बैंक खातों में भुगतान राशि मजदूरी उनके खातों में पहुँच सके। तो बिल्कुल यही उद्देश्य था और समय पर पहुँच सके, और नवंबर 2016 से भारत सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी ही ऑप्शन हमारी करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? Which statement is true regarding maternity leave allowance being given under मनरेगा? मनरेगा के अंतर्गत दिए जा रहे मातृत्व अवकाश भत्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये ऐसे महिला श्रमिक को दिया जाता है जिन्होंने 12 माह में 15 दिवस कार्य किया है। ये ऐसे महिला श्रमिक को दिया जाता है जिन्होंने 12 माह में 50 दिवस कार्य किया है। मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि भुगतान किया जाता है। मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 वर्ष का मजदूरी राशि भुगतान किया जाता है। 12, 13, 23, 24। It is given to such women workers who have worked for 15 days in 12 months. It is given to such women workers who have worked for 50 days in 12 months. 1 month's wage amount is paid as a maternity leave allowance. 1 year's wage amount is paid as a maternity leave allowance. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4. पॉज कीजिए और बताइए क्या है मातृत्व अवकाश भत्ता के संबंध में आपने क्या पढ़ा है? तो मातृत्व अवकाश भत्ता के संबंध में हमने क्या पढ़ा है कि यह 12 माह में जिन महिला श्रमिक ने कार्य किया है, तो 12 माह के अंतर्गत जिन्होंने 50 दिवस तक मजदूरी किया है, तो उन्हें दिया जाता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो करेक्ट है, 15 दिवस वाला नहीं है। फिर उसके बाद मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि भुगतान किया जाता है। बिल्कुल 1 माह का किया जाता है, 1 वर्ष का नहीं किया जाता। तो 2 और 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप आपने भी ये किया होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? Which statement is true regarding the redressal of grievances under मनरेगा? मनरेगा के अंतर्गत शिकायत के निवारण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मनरेगा की धारा 27 में शिकायत के निवारण का प्रावधान है। इसके तहत खंड स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 28 जिलों का 28 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है? ट्रू पूछा जा रहा है ना, करेक्ट पूछा गया है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस इन सेक्शन 27 ऑफ मनरेगा। अंडर दिस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 17 लोकपाल्स एट द ब्लॉक लेवल। 28 टेरिटोरियल एरियाज ऑफ ऑल 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हैव बीन क्रिएटेड, नन ऑफ द अबव। पॉज कीजिए, स्टेटमेंट रीड कीजिए, हम ऑप्शन में आ जाते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर डायरेक्टली। तो हमसे क्या बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यही है हमारे ऑप्शंस। कथन सत्य है पूछ रहा है ना, तो हम क्या है कि धारा 27 के तहत में क्या किया जाता है क्या, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। इसके तहत खंड स्तर पर 17 लोकपालों की नियुक्ति की जाती है। तो कहाँ पे की जाती है? तो जिला स्तर पर की जाती है, खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर नहीं किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। फिर क्या दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 28 जिलों में 28 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया। तो क्या 28 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है? तो बिल्कुल नहीं बनाया गया, 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये तो फिर डेफिनेटली उपरोक्त में से कोई नहीं तो गलत है। इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है कि जो मनरेगा की धारा 27 है उसके तहत में शिकायत निवारण का प्रावधान दिया हुआ है। शिकायत निवारण तंत्र की यदि हम बात करें तो धारा 27 में गिवन है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम ऑफिसर इन मनरेगा? द पीओ एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर मनरेगा एट द ब्लॉक लेवल, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग implementation of works taken up by the Gram Panchayat and other implementing agencies within the block. PO
मनरेगा में कार्यक्रम अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोग्राम ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं। और ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है। कार्यक्रम अधिकारी अधिकार क्षेत्र में आने वाले शिकायतों को पीओ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शिकायतों को पीओ द्वारा 7 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 6 के तहत निर्धारित किया गया है। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे ऑप्शंस क्या है? 134, 234, 13, 1 2 3 4। पॉज कीजिए, फिर उसके बाद रिवर्स जाइए कि क्या दिया हुआ है, तो फिर उसके बाद आंसर कीजिए। Complaints that fall within the jurisdiction of the PO shall be disposed of by the PO within 7 days as prescribed under section 23 subsection 6 of the Act ensuring payment of the unemployment allowance। अब याद कीजिए हमने पीओ में पढ़ा क्या है। तो हमने पीओ में पढ़ा है तो बिल्कुल ये जो है खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। फिर हमने ये क्या पढ़ा है कि ग्राम पंचायत में ये क्या करते हैं कि कार्यान्वयन एजेंसियों की सभी का ये क्या करते हैं, निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। कौन? कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें थर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। हम ये समझ रहे हैं कि हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है मनरेगा के तहत में, और बेरोजगारी भत्ता प्रावधान जो है उसे देने का कार्य कौन करता है, तो भुगतान राशि सुनिश्चित कौन करता है कि दी जाएंगी, तो कार्यक्रम अधिकारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ग्राम पंचायत में देखने की कार्यान्वयन एजेंसी और ग्राम पंचायत सही रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब कि आवेदन आया तो आपने क्या 15 दिन के भीतर में उन्हें रोजगार दिया? यदि नहीं दिया तो तभी तो सुपरवाइज कर रहे हैं, तभी तो पर्यवेक्षण कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, यानी कि सुनिश्चित तो यही करेंगे ना कि यदि आपने नहीं दिया तो ठीक है, भुगतान राशि तो हमें देनी पड़ेगी, बेरोजगारी भत्ता हमें देना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमने ये देख लिया कि हमारे 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हमें क्या नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं। हमने क्या देखा कि हमारा 1, 2 और 4 सही है, थर्ड ऑप्शन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ऑप्शन में आ जाइए, देखते हैं। तो ऑप्शन ऐसा है कि सब में 3 है, सभी में 3 है, इसका मतलब कि 3 तो सही है, 3 तो सही है। अब देख लीजिए, बन गया ना हमारा आंसर। हमें नहीं पता था कि 3 सही है या नहीं, बट जब हमने ये जाना कि हमको तो पता है कि 1, 2, 4 सही है, और फिर जब हम ऑप्शन में आए तो 3 तो सब में सही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बस हमें जो पता है हम उतने में से ही निकाल सकते हैं अपने बहुत सारे आंसर्स। हमें क्या एक माइंडसेट क्या क्रिएट करना है, हमने जो पढ़ा है वही आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स वहाँ पे हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, अरे ये वाला मैंने छोड़ दिया, ये वाला मुझे अच्छे से याद नहीं है, ऐसा क्या पता कैसा आएगा पेपर, हार्ड आएगा कि ईजी आएगा। ये जो इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं वो बहुत बार क्या हो जाता है, हमें डरा देते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको ये इतना कॉन्फिडेंस होना है, अपने अंदर लाना है कि आपने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है। बस इसी तरह से आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। साथ में आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप से आप हमसे जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स, जिस भी ग्रुप में आप जुड़ें वहाँ पे शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।